तो नेम रिएक्शन का दूसरा लेक्चर आप सबके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बेंच केमिस्ट्री पर। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी नेम रिएक्शन की, और अब इस असाइनमेंट को मैं कंप्लीट करता हूं। और 19 नेम अभिक्रियाएं थी जिनको मैंने डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग बात करेंगे, अगली हमारी जो नेम रिएक्शन है वो है स्टीफन स्टीफन अभिक्रिया। तो देखो, स्टीफन अभिक्रिया जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें एल्किल साइनाइड जो होता है हमारे पास में, एल्किल साइनाइड, ठीक है, जो यहाँ पर मैथिल साइनाइड लिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया टीन क्लोराइड SnCl2 और साथ में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। इससे करवाने पर इमीन बनता है। ठीक है, जैसे यहां पर है तो ये एक तरीके का अपचयन है भाई, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो 3 बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ आप क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बचेगा, इसीलिए इसको इमीन बोला जाता है, इमीन। ठीक है, जैसे एमीन होता अगर सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता, तो डबल बॉन्ड है इसलिए इमीन बोला जा रहा है। अब क्या होगा, जो अगला स्टेप होगा हमारा, इस अगले स्टेप में इमीन का हम जल अपघटन करवाते हैं। इमीन के जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन। तो एक साथ भी आप लिख सकते हैं पूरी रिएक्शन को, अलग अलग भी लिख के आ सकते हैं 2 स्टेप के अंदर। तो यहां पर जब आप जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन में हमें पता है भाई जल जुड़ता है, आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस तरफ एक ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ क्या रहेंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ आपने 2 बॉन्ड ब्रेक किए कार्बन के, इसलिए डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। और क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड। तो जितने कार्बन का आपने एल्किल साइनाइड लिया था, 2 कार्बन का लिया था हमने, और वो 2 ही कार्बन का हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। इमीन बनता है, ये याद रखिए, स्टीफन अभिक्रिया। और स्टीफन अभिक्रिया एक प्रकार का अपचयन है। उसके बाद अगली रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया, यहां से एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर देखें भाई, क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं CrO2Cl2, इसकी अभिक्रिया टोलुइन से करवाई जाती है। तो जब मैथिल समूह जो है इसको पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में बदलता है, क्रोमियम संकुल में, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये एक विलायक का काम यहां पर करता है। आपका जो बेंजाइलिक कार्बन है, रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके ऊपर 2 समूह लगाने हमें, क्या, OCrOH के साथ में Cl2, फिर यहां पर भी OCrOH के साथ में Cl2। ये क्रोमियम संकुल है, ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है। फिर हम इस क्रोमियम संकुल का क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। तो ये दोनों बॉन्ड जो हटा करके और इसके जगह पे हम एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, CHO। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में गाटरमान कोक अभिक्रिया, जैसे कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि यहां पर आपको ये लिख के दे देगा दोनों अभिकारक, ए क्या बनेगा, उसके जल अपघटन करवाएंगे, बी क्या बनेगा। तो आपको अभिक्रिया पहचान करनी भी आनी चाहिए। गाटरमान कोक अभिक्रिया क्या है, तो देखो, गाटरमान कोक अभिक्रिया से भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया HCl से करवाई जाती है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, अब ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड बनाने का तरीका क्या है, तो भाई CO में जो आपका कार्बन है ना, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कुछ इस तरीके से, और ये कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन और Cl जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में। अब फॉर्मिल क्लोराइड जब बन जाएगा तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है CO प्लस HCl जो है, दोनों को एक साथ लिख दो, या फिर HOCOCl लिख दो, या HCOCl जो है यहाँ पर लिख दो आप। फिर क्या होगा, होगा ये कि आपके पास में ये आपका जो Cl है ना, ये यहाँ से जब हट जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन चुका होगा, और इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं को रिंग पे जोड़ दो आप, क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी है, तो आप किसी भी कार्बन पे जोड़ो, उत्पाद आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। एक साथ लिखनी है पूरी अभिक्रिया। ये स्टेप नहीं लिखना चाहते हो आप तो सीधा ऐसे लिखेंगे, एरो पे CO प्लस HCl, निर्जल AlCl3, फॉर्मेल्डिहाइड। आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ A क्या बनेगा, मिसिंग कर देगा, पूरी रिएक्शन नहीं लिखवाएगा, सिक्वेंशियल रिएक्शन में पूछ लेगा आपको। तो CO प्लस HCl और निर्जल AlCl3 कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमान। क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो भाई जिंक अमलगम और आपके पास में क्या रहता है, HCl। तो यहां पर जिंक अमलगम ZnHg को बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड आपका HCl है, एल्डिहाइड आ जाए या कीटोन आ जाए, दोनों को अपचयित कर सकता है। कार्बोनिल समूह जो CO होता है ना, उसको CH2 में बदल देता है, जैसे ये बदला हुआ। तो प्रोपेन बन जाएगा, 3 कार्बन का आपके पास में कीटोन था, 3 कार्बन का एल्केन बन गया। और आपके पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। CO को क्या किस में बदल देंगे, CH2 में। तो CH2 बदलेंगे तो चाहे तो आप तीनों हाइड्रोजन एक साथ दिखा दो, या फिर CH2 के रूप में दिखा दो। ठीक है, ये क्लीमेंसन है। उसके बाद में वॉल्फ किश्नर है, ये भी वही काम करता है, लेकिन यहां पर आप जब अभिक्रिया करवाएंगे एसीटोन के साथ में, तो आपके पास यहां क्या होगा, हाइड्रोजीन होगा। ये हाइड्रोजीन जो है जब अभिक्रिया करता है तो पहले आपके पास में एक मध्यवर्ती बनता है, ये यहां से H2O बना के बाहर निकाल दो आप इसको। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ये H2O जो है यहां से रिलीज हो जाएगा, तो कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बना हुआ आपका
कंपाउंड है इसका हम क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे या फिर से KOH और एथिलीन ग्लाइकोल ऊष्मा ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, N2। जल अपघटन नहीं करके क्या कर देंगे, KOH प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, और हीटिंग जब करेंगे तो N2 बाहर जाएगा, दोनों हाइड्रोजन कार्बन पे आएंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको वॉल्फ किस्नर बोलते हैं। वॉल्फ किस्नर में क्या लेना होता है, हाइड्रोजीन लेना होता है, और दूसरे स्टेप में एथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH लेना होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम पीछे बात करके आए थे किसकी, ये वाला आपके पास में क्लीमेंशन था, इसका भी ध्यान रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है हमारे पास में वो है टॉलेन टेस्ट। टॉलेन अभिकर्मक जो है उसके साथ अभिक्रिया होती है। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। एक तो ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है, तो अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को बोलते हैं। इस विलयन में डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट, मतलब आपका जो Ag होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो डाई एमीन का मतलब 2 NH3 है, जैसे ये लिखा हुआ देखो, Ag है आपका मेटल, बाहर क्या लगा रहता है, NO3। अगर NO3 नहीं भी लगाओ तो आप यहां पर बाहर +1 लगा सकते हो, क्योंकि NO3 पे -1 होता है। ठीक, तो ये आपका अगर सूत्र याद करना है तो ये टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र है। ये करता क्या है वो सुन लीजिए भाई। ये करता है कि भाई आपका जो एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीकरण करेगा, और ऑक्सीकरण कर करके क्या बनाएगा, ऑक्सीकरण करके यहां पर बना देगा इसका लवण। इस एल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, उसका लवण बना दो आप। मतलब एक तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दो यहां पर, और यहां पर आपको लवण बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, मेटल लाना पड़ेगा, जो कहां से आ रहा है, बेस से। इसके अलावा एक बात ये ध्यान रखना भाई, यहां पर बनता है Ag, जिसको रजत दर्पण बोलते हैं भाई। ये चमकता है भाई सोल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए इसको दर्पण के रूप में लिखा जाता है, रजत दर्पण। बाकी सारे के सारे सह उत्पाद है। तो आप ये 2 चीजें भी लिख दोगे तो भी आपकी अभिक्रिया सही मान ली जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसमें, परख नली के पेंदे पर सिल्वर एकत्रित हो जाता है, जिसे रजत दर्पण करते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, टॉलेन अभिकर्मक एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, जो सिर्फ किसको ऑक्सीकृत करता है, एल्डिहाइड को ही ऑक्सीकृत कर पाता है। इसीलिए इस टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने में भी उपयोगी होता है। मतलब ये कि आपके पास आपको कह दिए कि भाई आपके पास में ये सैंपल है, इस सैंपल के अंदर कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है, तो बताइए आप कि एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक के रूप में है यहाँ पर या फिर कीटोन है। तो हम टॉलेन टेस्ट जो करवाएंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होगा तो वहां पर आपका ऑक्सीकरण उत्पाद बन जाएगा, और कीटोन का ऑक्सीकरण ये नहीं कर पाता है, तो विभेदन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें, इसमें अभिक्रिया स्पीसीज जो है वो सिल्वर ऑक्साइड बोले तो Ag2 होती है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट Ag2O करता है। आ गई बात समझ में। इसका फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटने से अपचयन हो जाएगा। तो ये खुद का अपचयन करता है, सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीजन जाके ही वहां पर एल्डिहाइड पे जुड़ता है। ठीक, उसके बाद में फैलिंग परीक्षण है, तो ये गहरे रंग का अभिकर्मक है, इसका उपयोग एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के परीक्षण के लिए करते हैं। वही बात है यहाँ पर भी सेम, फैलिंग के अंदर भी। अपचायक शर्करा की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो अपचायक शर्करा होती है जो जैव अणु के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन अपचायक शर्कराओं की पहचान भी फैलिंग से आप कर सकते हैं। यह फैलिंग विलियन ए जलीय कॉपर सल्फेट का विलियन पूछ सकता है आपसे, फैलिंग विलियन ए क्या होता है, तो जलीय कॉपर सल्फेट का विलियन होता है। और फैलिंग विलियन बी क्या होता है, क्षारीय माध्यम में रोसेल लवण, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको रोसेल लवण कहते हैं हम, कि बराबर मात्रा का मिश्रण होता है। तो ये फैलिंग विलियन बी जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो लेंगे हम। ये फैलिंग विलियन बी की संरचना बना करके दिखाई हुई है। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मैं बताऊंगा वो कैसे। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोसेल लवण भी कहते हैं। दोनों को मिलाने पर टार्ट्रेट का संकुल प्राप्त होता है, जो गहरे नीले रंग का होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना भाई, आपका जो फैलिंग सोल्यूशन होता है वो गहरे नीले रंग का होता है, सही। अब रिएक्शन कैसे होती है वो समझ लो। ये आपका कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया हुआ है, इसको हमें नहीं इतना गौर करना, इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना। यहां पर होता क्या, बेसिकली जब आप एल्डिहाइड लेंगे तो इसके साथ में आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो फैलिंग विलियन ए और फैलिंग विलियन बी को मिलाने से बनता है, इस कॉम्प्लेक्स की जब रिएक्शन होती है ना, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, वही अम्ल के लवण में, ठीक है, बाकी सब सह उत्पाद है। इंपॉर्टेंट बात सह उत्पाद में यह है कि जैसे वहां रजत दर्पण बनता है, वैसे यहां पर Cu2O बनता है। Cu2O जो है वो एक लाल भूरे अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद अगर आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हुई है, वहां पर अगर आपको लाल भूरा अवक्षेप नजर आ रहा है, पहले आपके पास में फैलिंग विलियन नीले रंग का था, लेकिन अगर उसका नीला रंग गायब हो जाएगा और लाल भूरा अवक्षेप आपको मिल जाए, तो समझ जाइए अभिक्रिया हो चुकी है और हमें
एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण उत्पाद मिल चुका है और इसी के कारण यहां पर जो सह उत्पाद Cu2O बना है इसका लाल भूरा अवक्षेप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां Cu2O हमें मिल गया। इसमें अभिक्रिया स्पीसीज जो होती है वो कौन होती है? CuO होती है। तो यहां पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Cu2O में +1 में है। तो कॉपर +2 से कहां चला गया? +1 में। आ गई बात समझ में भाई? इसका मतलब इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो खुद का अपचयन अगर कर रहा है तो ये किसके रोल में रहेगा? यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में, जो एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीकृत कर देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजेल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ये कंपाउंड जो है ये फैलिंग टेस्ट, फैलिंग परीक्षण नहीं देते हैं। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे मस्ट कंडीशन ये है कि आपके पास में ये समूह उपस्थित होना जरूरी है, CH3CO, ठीक है, जिसको मैथिलीकृत कार्बोनिल बोलते हैं। ये समूह अगर कंपाउंड में है तो आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और याद रखना, जैसे मान लो आपको लिख करके दे दे कार्बोनिल, नहीं लिख के दे, अल्कोहल लिख के दे दे, जैसे एथेनॉल लिख के दे दिया, और कहा जाए बताओ ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा क्या? तो बिल्कुल ये भी देता है। बस इसके लिए जरूरत ये है कि पहले आप इसका ऑक्सीकरण करवा दो। ऑक्सीकरण कैसे होगा? यहां से हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3। ये कार्बन जिसके ऊपर क्या बचेगा भाई? कार्बन पे एक तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा और एक इस कार्बन पे क्या बचेगा? हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड बन गया। और आपको पता है अगर CO के पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो ऐसे यौगिक जो है वो भी आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा भी अगर सवाल आए तो आपको कर देना है। ठीक है, बढ़े आगे भाई। अब सुनो ध्यान से, मैथिल कीटोन युक्त यौगिक तथा या मैथिल समूह युक्त द्वितीयक एल्कोहल ये अभिक्रिया देते हैं। अन्य कार्बोनिल यौगिक या एल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है जिसमें आपको CH3 नजर आ रहा है तो वो भी दे देगा, जैसे यहां लिखा हुआ है। इस तरीके के ग्रुप जिसमें देखो आप OH से कनेक्टेड जो कार्बन है उस पे अगर CH3 है तो ऐसे एल्कोहल भी रिएक्शन दे सकते हैं। और कीटोन जो है वो तो देगा ही अगर उसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। अतः यह अभिक्रिया यौगिकों के पहचान में काम आती है। फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड देता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसी प्रकार मैथेनॉल नहीं लेता लेकिन एथेनॉल देता है। ये बात हमने कर ली है। उक्त यौगिक की क्रिया सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ कराने पर मैथिल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। मतलब Cl2 और NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो NaOCl बनता है, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। तो सीधी ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो आप, या तो दोनों को लिख दो Cl2 + NaOH, ठीक है, या फिर आप दोनों की रिएक्शन करवा के सिर्फ क्या लिख दोगे? NaOCl। तो जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या ध्यान रखना? रिएक्शन होने पे यहां पर देखो ये जो आपका अल्फा कार्बन है ना, इसके तीनों हाइड्रोजन जो है इनकी जगह क्या आ जाएगा? Cl3। अब क्या होगा? जब ये कंपाउंड जब बन जाएगा आपके पास में, जिसमें अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, इनकी रिएक्शन आप NaOH से करवाते हो तो भाई यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलता है ना उसमें क्या होता है कि ये जो CCl3 है ना इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये क्या बना देगा? CHCl3। बाकी जो कंपाउंड आपका उसमें ONA जुड़ करके लवण बना देगा, तो ये लवण बन गया। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। एक बात और बता देता हूं भाई, यहां पर अगर आपको ये कह दे कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली है, लेकिन आपसे सवाल ये कह दे कि भाई बताओ ये कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा या नहीं देगा, तो अगर आप Cl2 की जगह I2 ले लेते हो ना तो I2 + NaOH क्या बना देगा? NaOI। ठीक है, उसकी अभिक्रिया भी ठीक इसी तरीके से होगी। वहां पर जो उत्पाद बनेगा ना आपका वो क्लोरोफॉर्म नहीं बन करके आयोडोफॉर्म बनेगा, CHI3। तो जो कंपाउंड आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं वही आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे भाई। आ गई बात समझ में? यदि इन यौगिकों में असंतृप्त बंध होता है तो वह इससे अप्रभावित रहता है तथा अभिक्रिया सिर्फ मैथिल समूह पर भी होती है। अगर मान लो ये जो कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म परीक्षण दे रहे हैं इनमें अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब आपके पास में द्विबंध या त्रिबंध है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका जो CH3 समूह है उसी के साथ अभिक्रिया होती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है? सुन लो भाई। एल्डोल संघनन केवल वही एल्डिहाइड या कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिनके पास में अल्फा कार्बन हो और उस पे हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, तो यहां पढ़ लेते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है अभिक्रिया देते हैं। तनुसार, ये जरूर ध्यान रखना भाई, तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है एल्डोल। जैसे कई बार एरो पे 10% NaOH लिख के दे देगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। इस संघनन से, संघनन होता भाई, ये संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्डोल यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों समूह उपस्थित होते हैं। एल्डोल जो है ना, इस ये दो
दो कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ जो एक स्पीसीज होगा उसको नाम दिया जाता है। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड और ओल का मतलब एल्कोहल बन जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एल्डोल का अल्फा बीटा निर्जलीकरण होता है और जिससे असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फिर आप लिख सकते हैं असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक हमें मिलते हैं। कैसे मिलेंगे अभी देखते हैं भाई। तो देखो रिएक्शन में कैसे होना है। यहां पर देखो मैंने जो एल्डिहाइड लिए वो दोनों सेम है। होता क्या है भाई, यहां पर पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। एरो पे देखो डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है। इसमें होता यह है कि आपका जो एक कार्बोनिल यौगिक है, जैसे यहां दोनों सेम ही है, तो उसका जो आपका जीरो कार्बन है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को जीरो बोलते हैं, उसको दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से जोड़ना होता है। अब ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई चार चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम इनके बॉन्ड कम करेंगे। वो कैसे कम करते हैं, जीरो को अल्फा से जोड़ दो आप, ठीक, और आपका जो ये जीरो वाला कार्बन है ना, इसके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो। कर दिया। एक कार्बन, क्योंकि आप इसको जोड़ रहे हो तो एक इसके ऊपर से हाइड्रोजन कम कर दो, तो देखो इसके ऊपर से हाइड्रोजन कम कर दिया। ये तो क्या बन चुका है, ये तो एल्डोल है। देखो OH भी आ गया, एल्कोहल, और CHO मतलब एल्डिहाइड भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब होगा ये कि आपके पास में जो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का, इसके कार्बन को तो हम जीरो बोलते ही हैं, जीरो से कनेक्टेड अल्फा और अल्फा से कनेक्टेड बीटा। अल्फा और बीटा से H2O बाहर निकाल दो, बीटा से OH, अल्फा से H, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 एल। और आपको यह भी पता होना चाहिए भाई, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि ये जीरो है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है। हो जाएगा भाई। तो ये तो अभिक्रिया है। अगर मान लो इसकी अभिक्रिया की क्रिया विधि आपसे पूछे तो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर उसने एक एसीटोन ले लिया, एक एसिटाल्डिहाइड। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। तो क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया की बात एक ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। क्रॉस एल्डोल में होता क्या है, क्रॉस एल्डोल में आपके पास में दोनों कार्बोनिल यौगिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए यहां पर एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एसीटोन लिया, वही तरीका भाई, आप इसके एसीटोन के जीरो कार्बन से एल्डिहाइड का अल्फा जोड़ दोगे, फिर निर्जलीकरण करवा दोगे तो उत्पाद बन जाएगा। यहाँ एसीटोन ले लिया, यहाँ प्रोपेनएल्डिहाइड ले लिया, मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो एसीटोन के ऊपर जीरो कार्बन पे इसका अल्फा जोड़ोगे। देखो अल्फा जोड़ना है, ये नहीं कि किनारे वाला जोड़ना है, जीरो और अल्फा, तो अल्फा को जोड़ दो बस, जैसा मैंने पीछे तरीका बताया आपको, फिर निर्जलीकरण करवा दो। दोनों में से किसी में एक में अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी यह अभिक्रिया हो सकती है। मतलब दो ऐसे यौगिक हैं जिनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे यहां नहीं है भाई, ये क्रियात्मक समूह के कार्बन को जीरो बोलते हैं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। तो आप उस एल्डिहाइड को नाभिक स्नेही के रूप में जोड़ते हैं जिस एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है। एक का मैं मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर देखो ये अल्फा कार्बन है, इसको जीरो से जोड़ दिया, फिर वही H2O बाहर निकाल के prop 2 in 1 L बन जाएगा। तो आप एक कोई सा भी आप समझ लो भाई, सिंपल सा मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं, बिल्कुल आसान है। देखो जैसे मान लो मैं कह दूं पहली रिएक्शन की हम बात कर लें, तो मैकेनिज्म अभिक्रिया लिखी हुई है वहां पर, मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये अपने पास में एल्डिहाइड है। आपको जो बेस दिया गया है ना, उससे आपको क्या मिलेगा, OH माइनस। अल्फा कार्बन जो है ना, उसका रोल क्या है, अल्फा कार्बन जो है ना वो आपको हाइड्रोजन देगा, किसके रूप में देगा, H प्लस के रूप में। तो OH माइनस और H प्लस तो क्या बना देंगे, H2O। अब इस कार्बन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस निकला यहां से, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में क्या है, H। ये आपका नाभिक स्नेही बन चुका है। ये ऐसी जगह आक्रमण करेगा जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें एक एडिशनल बात आप ये लिख के आ सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज हो ना, ये अनुनाद में भाग लेगा। अनुनाद में भाग लेगा तो देखो क्या संरचना बनेगी, यहां पर CH2, इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, 4 वैलेंसी हो गई है, चार्ज गायब हो जाएगा। ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो स्पीसीज बन के आती है इसको इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोलेट। और आपकी जो ये पहली स्पीसीज बनी है ना नाभिक स्नेही, ये इनोलेट से कम स्थायी है, नाभिक स्नेही कम स्थायी है, इनोलेट ज्यादा स्थायी है, क्योंकि उसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। और जो स्थायी होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो कम स्थायी होता है वो अभिक्रिया में भाग लेगा। तो एक अणु से तो आप क्या बनाओगे, नाभिक स्नेही, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो दूसरा अणु है आपके पास, क्योंकि आपके पास 2 एल्डिहाइड हैं और दोनों ही हमने सेम ले रखे हैं, अगर सेम ना हो तो भी अभिक्रिया इसी तरीके से करवानी है हमें। अब जो नाभिक स्नेही बना हुआ है ना आपका, उस नाभिक स्नेही का आपको आक्रमण करवाना है। कहां आक्रमण करवाना है वो समझो भाई। ये आपको पता है कार्बोनिल के कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, तो आपको इस माइनस का आक्रमण इस पॉजिटिव कार्बन पे करवाना है। जब ऐसा करवाओगे तो आपको पता है, देखो ये अल्फा कार्बन है जिसको मैं कह रहा था जीरो से जोड़ना है, तो देखो ये अल्फा को जीरो से जोड़ना है, तो नया बॉन्ड बनाना है तो इसका एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट कर दोगे,
दोगे ऑक्सीजन पे, क्या बन जाएगा, यहाँ देखो CH3 लिखूंगा, लिखने का तरीका सीखो। इसके साथ में क्या कनेक्टेड है, कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने से नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक क्या है, हाइड्रोजन, दिखा दो अंदर, बॉन्ड से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा को 0 से जोड़ दो, तो अल्फा को 0 से जोड़ दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, इसके साथ क्या जोड़ दूंगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है, H। अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा भाई आपको, H प्लस जोड़ दो किसके ऊपर, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3, इसके साथ क्या आ जाएगा, CH, ये क्या है अपने पास में OH, ये आपका क्या है CH2, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन दिखा दो आप बाहर की तरफ समझाने के लिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, CHO। अब क्या होगा, ये CHO का कार्बन है, इसको 0, इसको अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा और बीटा से क्या बाहर निकाल दो, H2O। जब हम ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा CH3, इसके साथ में आ जाएगा आपका CH, डबल बॉन्ड के साथ में CH, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CHO। ठीक है भाई, तो ये कहानी है, मैंने मैकेनिज्म इसका समझा दिया है, एक बार आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, हो सकता है क्रियाविधि आपसे पूछ ले। चलते हैं आगे भाई, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में कैनिजारो है, तो देखो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एल्डोल अभिक्रिया वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन कैनिजारो में अपोजिट है, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये क्या देते हैं भाई, कैनिजारो अभिक्रिया। सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अल्कोहलों तथा अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो भी भाई, इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपसे पूछेगा भी नहीं इसका, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए हैं, और आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। होता यह है कि भाई आपके जो दोनों एल्डिहाइड है, इनमें से एक का आपको ऑक्सीकरण करवाना है और एक का आपको क्या करवाना है, अपचयन। तो एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो एल्कोहल बनते हैं, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बनते हैं, लेकिन यहां अम्ल का लवण बना के छोड़ना आपको। तो देखो दोनों में से मैंने, क्योंकि सेम है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका अगर मैं अपचयन करवाऊंगा तो देखो अपचयन करवाऊंगा तो ये उत्पाद बनेगा। कैसे होता है अपचयन, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक H ऑक्सीजन को देते हैं, एक कार्बन को, तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो CH3 बन जाएगा, और उस कार्बन पे क्या लगा है, OH। इसका मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को ले आऊंगा, ये आ गया भाई, ऑक्सीकरण हो गया, और उसके साथ में सोडियम को जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या है भाई, सोडियम फॉर्मेट। लवण बनाने के लिए ऑक्सीजन के H प्लस को हटा के उसके साथ धातु जोड़ दो आप, तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, यहां पर लिखा हुआ भी है, इसमें एक एल्डिहाइड का अपचयन तथा दूसरे का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो इसको हम रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जिसका अपचयन होता है वह एल्कोहल में, तथा जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अम्लों के लवण में बदल जाता है। यहां भी दोनों एल्डिहाइड सेम है, तो इसका एल्कोहल बना दो, तो बाहर कार्बन है एक, तो उसको CH2OH लिख दूंगा मैं। इसका ऑक्सीकरण करूंगा तो COO, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, और साथ में किसको जोड़ दूंगा, सोडियम को, तो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। ठीक है जी, चलें आगे। फॉर्मेल्डिहाइड, ये बात भी ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है जो आपको कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो जो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड है, क्लोरेल है, पिवेल्डिहाइड है, आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये सब वो एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सब क्या देंगे भाई, कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। क्लोरेल होता है CCl3CHO, पीछे बना भी था एसीटोन के साथ। कॉलवे विद्युत अपघटन क्या होता है, देखो कॉलवे विद्युत अपघटन की कहानी ये है कि यहां पर आपके पास में अम्ल का लवण होता है, पहले सुन लो, नीचे रिएक्शन लिखी हुई भी है, और अम्ल के लवण का वी कार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 को हटा दो, तो CO2 के हटने से जो आपका लवण होता है उसमें से एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे मेरे पास लवण 2 कार्बन का है तो एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा, 3 कार्बन का लवण है तो एक कम कार्बन का 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। सुनो ध्यान से, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका आयनन हो जाता है। प्राप्त एसीटेट जो होता है वो तो कहां जाता है, एनोड पे, एनोड पर क्या जाता है, एक तो एसीटेट, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि भाई एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मैथिल मुक्त मूलक मिलकर के क्या बनाते हैं, एथेन बनाते हैं। जबकि सोडियम धनायन जो है वो कहां जाता है, कैथोड पर, और इसके साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर होती है बात भाई। इस प्रकार एनोड पर एथेन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखें भाई, ये है आपके पास में, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर कहानी यह है कि अपने पास में लवण दे दिया,
ठीक है, लवण से हमने क्या दिया, लवण का हमने आयनन करवा दिया। आयनन करवाते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव बना हुआ है। इस एनोड पर आपको पता है ये जो CH3CO माइनस है ना, इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है। देखो CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा नेगेटिव। इस बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना उसका समान विखंडन करवा दो। समान विखंडन कराऊंगा तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन कम करता है। देखो ये कर दिया इसने, तो इस पे भी क्या बचेगा, रेडिकल। तो मैं यहाँ रेडिकल ही लिख देता हूँ, चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीजन पे क्या बचेगा, रेडिकल। जब इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये तो क्या बन जाएगी, CO2। देखो ये बॉन्ड तो तोड़ ही चुका हूं मैं, और यहां से किसको निकाल दूंगा, CO2 को। CH3 रेडिकल जो बनेगा, देखो इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 1 कार्बन हो गया। अब ऐसे ही दो जो दूसरी इकाई होगी उसका आयनन होगा, दोनों CH3 जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, एल्केन। तो देखो एल्केन में ओवरऑल तो कार्बन उतने ही आ गए भाई जितने हमारे एक लवण में थे, लेकिन टोटल जो दोनों यूनिट हैं उनको अगर मैं मिलाऊं तो टोटल 4 कार्बन थे। उससे कार्बन की क्या हो गई, कमी हो गई। सही। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर ध्यान रखना भाई, आपकी H2 गैस बाहर निकलती है। जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से अभिक्रिया करके Na बनाता है। Na की रिएक्शन, धातु की रिएक्शन H2O से करवाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और क्या बना देता है, NaOH, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है भाई, अगर याद रहे तो कर सकते हो इसको याद, आपके कोल्बे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा हो रही है रिएक्शन तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। हेल होलार्ड जेलिंस्की बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। आपके पास में जो अल्फा कार्बन होता है उसके ऊपर हैलोजन जुड़ता है, तो ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो से कनेक्टेड कार्बन अल्फा। इसकी रिएक्शन आप Cl2 से करवा दो या Br2 से करवा दो, तो दोनों केस में हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। बस अल्फा के हाइड्रोजन को हटा के Cl जोड़ना है, तो अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और अगर Br2 से रिएक्शन कराऊंगा तो अल्फा कार्बन पे क्या जोड़ दूंगा, Br। तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, 3 कार्बन है। तो अल्फा पे हैलोजन लगाना, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है भाई। यहां पर जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं भाई। लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन होती है क्लोरीन या ब्रोमीन की, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलें आगे भाई। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को पहले यहां से समझ लो। देखो वैसे मैंने असाइनमेंट में भी इसको करवाया है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को। पहले आपके पास थैलिक अम्ल होता है, थैलिक अम्ल की अभिक्रिया 2 अमोनिया से करवाई जाती है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो इस H+ को लेकर के क्या बना देता है, NH4। चार्ज दिखाना चाहो तो चार्ज भी दिखा सकते हो, NH4 पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दोनों जगह पे। क्योंकि ऑक्सीजन ने H+ दे दिया तो नेगेटिव है, और NH4 ने H+ ले लिया तो 4 बॉन्ड बनने से पॉजिटिव। हीट करोगे जब आप इसको, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर चला जाएगा, H2O। तो भाई CO बचेगा, इधर ऑक्सीजन गायब हो चुका, NH2 बचेगा, NH2 और NH2, ये बन गया थैलेमाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, एक NH2 और एक हाइड्रोजन क्या बना देंगे, NH3। तो NH3 गया बाहर, क्या बचा, केवल NH, तो ये NH आ गया। इसको थैलेमाइड बोलते हैं क्योंकि अब ये क्रियात्मक समूह किसका बन चुका है, एमाइड का, तो इसको बोलते हैं थैलेमाइड। थैलिक अम्ल का एमाइड है थैलेमाइड। ठीक है, क्योंकि एमाइड किसके व्युत्पन्न है, अम्लों के व्युत्पन्न है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप KOH से जब रिएक्शन करवाओगे तो KOH क्या करता है, KOH इस H+ को निकाल लेता है, OH माइनस H+ को ले जाता है, तो यहाँ H2 गया बाहर। देखो K+ बचेगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ना भाई, इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके एल्किल हैलाइड पे आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो यहां से Cl को बाहर निकाल देगा, C2H5 आपके नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एन एथिल थैलेमाइड। आगे कैसे प्रोसीड होगी रिएक्शन, तो देखो आगे प्रोसीड करने का तरीका ये है कि आगे दे भी रखा होगा स्टेप, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपने को। देखो ये दे रखा भाई, जलीय KOH लेंगे, जलीय KOH लेंगे तो देखो ऐसे टूटता है, यहां समझा देता हूं मैं, देखना एक बार, यहां समझ लो भाई। इसको ब्रेक कर दो आप, तो बस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को इधर OH जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, फिर ब्रेक कर दो, इधर OH जोड़ दो, इधर H, तो N के ऊपर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2, तो C2H5 NH2 बन जाएगा। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है भाई, C2H5 NH2, बोले तो 1 डिग्री एमीन। फिर हाफमान ब्रोमेमाइड है, तो इसकी कहानी सुन लो भाई। ये प्राथमिक एमीनों के निर्माण की विधि है। यहाँ जो भी आपका एमाइड लिया जाएगा उससे एक कम कार्बन का एमीन बनता है। तो ये देखो एमाइड ले रखा हमने, RCONH2, इसकी रिएक्शन Br2 और NaOH। सीधा समीकरण लिख के आ जाना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता कहीं लिखा भी हो इसने, जैसे ये लिखा हुआ है, ये एमाइड आपका। इस एमाइड में 2 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं। पहचान क्या अभिक्रिया की, Br2 के साथ 4 मोल NaOH दिए हुए होंगे। ठीक है, ये सब आपको नहीं बनाना है, सीधा आप लिख के आ जाना। तो यहां पर अपने को क्या करना है, बस सीधा सा एक काम करना है, ये जो CO है ना, CO इसको गायब कर देना है।
तो CH3NH2 बन जाएगा। सह उत्पाद याद रख लेना, Na2CO3, NaBr और H2O। ठीक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया भाई देख लो इसको। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण की विधि है। ठीक है। कैसे पता लगता है? अगर आपके पास में 1 डिग्री एमीन है, उसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं और 3 मोल बेस से करवाते हैं, तो आपका जो ये 1 डिग्री एमीन है ना, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर स्मेल देता है भाई, एक विशेष गंध आती है इसके अंदर। 3 मोल सह उत्पाद के रूप में क्या बाहर चले जाएंगे? KCl, और 3 मोल किसके बन जाएंगे? H2O के। हाफमान ब्रोमेमाइड में 4 मोल NaOH काम में आते हैं और आपकी कार्बिल एमीन में 3 मोल NaOH काम में आते हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ भी है, देखो, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। ये एक आइसोसाइनाइड गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी में भी लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC। ठीक है, जो यहाँ पर बना हुआ देखो, ये तो C2H5NC बना हुआ है यहाँ तो। लेकिन अगर मैं एक कार्बन का एमीन लेता ना CH3NH2, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता वो क्या बनता? वो बनता CH3NC, जिसको मैथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जो भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण थी। ठीक है। तो भाई ये सब थी सारी जो नेम रिएक्शन थी। मैंने कोशिश करा है थोड़ा सा क्विक ही इसको कवर किया जाए, और इस रिवीजन से आपको हेल्प मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि भाई जो अभिक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि रिएक्शन तो आपको बहुत जगह लिखी हुई मिल जाएंगी, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इनको याद कीजिए और बार बार रिवीजन करेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं रहने वाली है। एग्ज़ाम हमारा बेहतर होगा, और उसके लिए ज़रूरत है कंटिन्यूअस मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। वो अगर हम करते रहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता। तनाव हमें नहीं लेना है, तनाव हमें नहीं लेना है, और तनाव दूर तभी होगा जब हम लगातार मेहनत करेंगे। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।